स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 विज्ञान विषय के 9वें अध्याय में, जो कि है गंदे जल का निपटान। हमने जो पहला अध्याय पढ़ा था वो था जल और जंगल, जिसमें हमने ये जाना कि जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। जल ही जीवन है। जल का हम अनेक क्रियाकलापों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आगे हम आज इस चैप्टर के जो खास तथ्य हैं उसको जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जल का जो हम अनेक कार्यों में उपयोग करते हैं और इसके बाद उपयोग करने के बाद जो पानी बच जाता है, जो गंदा पानी जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो हम देखते हैं कि झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो बर्तन धोने की जगह, शौचालय, दुकान, होटल, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। यानी कि वेस्ट वाटर, रेसिडुअल भी कह सकते हैं, ये अपशिष्ट जल कहलाता है ना। अच्छा, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आपने कभी विचार किया है कि ये जो अपशिष्ट जल है, ये जो दूषित जल है, वो जाता कहाँ है ना, और इसका क्या होता है। चलिए, जल की सफाई करने की प्रक्रिया में जल के उपयोग से पहले हम उनमें से प्रदूषकों को अलग, हमें उसे जो है प्रदूषकों से अलग करना होगा। अपशिष्ट जल के उपचार की प्रक्रिया को सामान्य रूप से हम वाहित मल उपचार कहते हैं। यानी कि वाहित मल जो होता है, जो सीवेज में चला जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं हम इसको। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है हर वर्ष, ये हम जानते हैं। वर्ल्ड वाटर डे के रूप में 22 मार्च को जो है ये मनाया जाता है। 2005 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस, 2005 से 2015 की जो 10 वर्ष की अवधि थी, उसको जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में उन्होंने इसे घोषित किया था। चलिए आगे हम जानते हैं कि वाहित मल क्या है। वाहित मल जिसे हम सीवेज वाटर कह सकते हैं या सीवेज कह सकते हैं। वाहित मल घरों, स्कूलों, होटलों, अस्पतालों, उद्योगों यानी कि इंडस्ट्रीज, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद बहने वाला जो अपशिष्ट जल होता है, इसको हम वाहित मल कहते हैं। इसमें वर्षा जल भी शामिल हो जाता है। जब तेज़ वर्षा होती है तो उस समय, तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को भी ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है, जिसमें घुले हुए निलंबित अपद्रव्य भी होते हैं। ये अपद्रव्य जो हैं वो संदूषक कहलाते हैं। आगे एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसे आप जाकर स्वयं कर सकते हैं कि अपने आसपास या विद्यालय या फिर सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले जो वाहित जल हैं, जो अपशिष्ट जल हैं, उसका निरीक्षण करके आप देखिए कि उसका रंग कैसा है, उसमें किस तरह का स्मेल आता है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसमें किस प्रकार के संदूषक पदार्थ हैं, यानी कि गंदे क्या पदार्थ हैं। इसका आप सूची बनाइए। जब आप इसका अवलोकन सावधानीपूर्वक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वाहित मल है वो एक जटिल मिश्रण होता है, जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृत जीवी या रोगाणु, रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कार्बनिक अशुद्धियाँ, उसमें क्या क्या मिली हो सकती हैं वाहित जल में। मानव मल हो सकता है, मानव मलमूत्र, जैविक अपशिष्ट यानी कि जीवों के सड़े गले अंश, जीव जंतुओं के सड़े गले अंश, पदार्थ, तेल, फल और सब्जी का कचरा आदि, ये सब इसमें मिले हो सकते हैं। ये कार्बनिक अशुद्धियों का उदाहरण है। अकार्बनिक अशुद्धियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं आदि।
जीवाणु जो है हैजा और टाइफॉइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु इसमें हो सकते हैं। अन्य सूक्ष्म जीवों में देखें तो पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले भी इसमें सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। हम अध्याय में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है, सोख्ता गड्ढा बनाने की विधि। सोख्ता गड्ढा क्या होता है? जिसको हम सोक पिट भी कहते हैं। यानी कि जब हम हमारे घरों से जो निकलने वाला गंदा पानी है उसको हम इस तरह से अगर ट्रीटमेंट करें, देखिए इसके लिए करना क्या होगा। सर्वप्रथम आपको 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदना होगा। गड्ढे में ईंट का 3 आकार, बड़ा, मंझला और छोटा टुकड़ा डालना होगा। गड्ढे के अंदर प्रथम 1/3 भाग में ईंट का बड़ा टुकड़ा डालिए, सबसे नीचे में बड़ा टुकड़ा। दूसरे 1/3 भाग में जो है ईंट का मंझला टुकड़ा डालिए एवं शेष 1/3 भाग में ईंट के छोटे टुकड़े आपको डालना है। अब हम देखेंगे, अब घर, विद्यालय, दुकान, होटल आदि से जो मुख्य नाली होती है उसको निकालिए और सोख्ता वाले गड्ढे से मिलने के पूर्व एक पक्का छोटा गड्ढा लगभग 1.5 फीट गहरा और 1.5 फीट वर्गाकार हो बनाना है आपको। अब इस छोटे गड्ढे से पहले स्टील या प्लास्टिक की जाली लगा दीजिए ताकि नाली का कचरा जो है वो सोख्ता गड्ढा में ना जा सके। यह छोटा गड्ढा चैम्बर नुमा होगा जिसकी सफाई ढक्कन खोलकर समय समय पर की जा सकती है। तो इसमें यहाँ पे जाली लगा देना है, जो भी कचरा है वो यहीं तक रह जाएगा और पानी जो है वो सिर्फ सोख्ता गड्ढा में जाएगा। और यहाँ पे हम चैम्बर को ओपन करके टाइम टू टाइम जो कचरा है उसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम दूषित जल का सही ढंग से निपटान नहीं करेंगे, इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? असावधानी पूर्वक फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियाँ, पॉलीथीन, ये सब क्या होती है, अक्सर बहकर नालों में पहुंच जाती है, जिससे नाला जो है जाम हो जाता है और जो गंदा पानी है वो सड़कों पर फैलने लगता है। और इस तरह के गंदे पानी जब सड़कों पर फैल जाते हैं तो ये परिस्थितियां जो हैं वो अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं रोग कारक हो सकती है। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियाँ तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं, जिससे जो है जल जनित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी बीमारियां जो गंदे जल के कारण होती है, उत्पन्न होती है, उसको हम जल जनित बीमारियां कह सकते हैं। आगे यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टेबल के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है, दूषित जल से होने वाली बीमारियों के नाम, लक्षण और कारण एवं उनके रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। इसका एक कुछ बीमारियों का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है जिसको आप सावधानी पूर्वक पढ़ लें, जान लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो बीमारी है उसका नाम है, मान लिया जाए सबसे पहला बीमारी यहाँ पे दिया है पेचिश, जिसको हम डिसेंट्री भी कह सकते हैं। इसके जो लक्षण हैं वो इस तरह से हैं कि पेट में मरोड़ के साथ दस्त, बार बार दस्त होना। इसके कारण क्या हैं? कारण है दूषित जल का सेवन। अगर हम गंदा दूषित जल पीते हैं तो उससे हमको पेचिश हो सकती है। और इससे हम बच कैसे सकते हैं? इसके रोकथाम के उपाय हैं, पीने के लिए हमेशा स्वच्छ जल का हमें सेवन करना चाहिए। दूसरा है खुजली, जिसको हम स्कैबीज भी कहते हैं। इससे जो है बदन में खुजली होने लगता है और इसका जो कारण है दूषित जल से नहाना। अगर हम दूषित जल का उपयोग नहाने में करते हैं तो हमारे स्किन में जो है खुजली हो सकती है और गंदे कपड़े का उपयोग करने से भी ये हो सकता है। नहाने हेतु इसका जो रोकथाम है, नहाने हेतु स्वच्छ जल का व्यवहार, साफ कपड़ों का उपयोग हमें करना चाहिए अगर हमें खुजली से बचना है। उसके बाद है हैजा, जिसको हम डायरिया भी बोल सकते हैं। ये ज़्यादा और लगातार कै और दस्त होते हैं। इसमें बार बार आपको उल्टी होती है और आपको जो है
बार बार टॉयलेट भी जाना पड़ता है। इसका जो कारण है दूषित जल एवं भोजन का व्यवहार करने से। जब हम कोई दूषित जल का उपयोग करते हैं या दूषित भोजन, बासी या गंदे भोजन का उपयोग कर लेते हैं जो सूक्ष्म जीवों के कारण जो है दूषित हो चुके हैं, तो उससे हमको ये बीमारी हो सकती है। इससे हम कैसे बचेंगे? स्वच्छ जल का व्यवहार करना है। खाने पीने के पूर्व हाथों की अच्छी से सफाई भी आपको करनी है। अगला जो रोग है जो जल जनित रोग में शामिल है वो है पीलिया। पीलिया को हम जॉन्डिस भी कहते हैं। इससे जो है आँख, नाखून एवं पेशाब का जो रंग है वो पीला हो जाता है और ये भी दूषित जल का सेवन करने से होता है। इससे बचने के लिए हमें पेयजल के लिए स्वच्छ जल का उपयोग करना पड़ता है। जो ड्रिंकिंग वाटर है हमारा वो प्योर होना चाहिए। इसके लिए हम प्यूरीफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर प्यूरीफायर का, या फिर हम साफ स्वच्छ पानी को पिएं, पानी को खौला कर पिएं। उसके बाद है मलेरिया। मलेरिया इसके जो लक्षण हैं, इसमें जाड़ा देकर बुखार आता है और ये मादा एनोफेलिज मच्छर के काटने से होता है और मच्छर जो है गंदे जल के कारण फैलता है। इससे बचने के लिए हमें जल जमाव को रोकना होगा। बेकार पानी सोखता गड्ढे में गिराना होगा, जिससे पानी जो है ज़मीन सोख लेती है। उसके बाद है मेनिंजाइटिस। ये एक तरह का मस्तिष्क ज्वर है। इसमें भी बुखार आपको आता है, फीवर ज़्यादा होता है। बोलते हैं दिमाग पर बुखार चढ़ गया, वही है। दूषित जल का सेवन करने से ये बीमारी होती है। इसके जो कारण हैं, और इससे बचने के लिए हमें पॉलीथीन से नाला जाम ना होने देना, नाली के पानी द्वारा खेतों की सिंचाई करना, यानी कि जल का जमाव नहीं होने देना चाहिए। और इस तरह से हम इस तरह के बीमारियों से बच सकते हैं। इसके रोकथाम भी हमें पता हो गए। आगे कुछ तथ्य दिए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि हर दिन दुनिया भर के पानी में 20 लाख टन सीवेज यानी कि गंदा पानी जो होता है, औद्योगिक और कृषि कचरा डाला जाता है। इतने कचरा रोज आता है, 20 लाख टन। दुनिया की आबादी का जो 18% है, या फिर कहें कि 1.2 अरब यानी 1 अरब 20 लाख लोगों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा जो कारण है वो जल जनित बीमारियां हैं। युद्ध सहित सभी तरह की हिंसाओं से मरने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा लोग हर साल दूषित जल पीने से मर जाते हैं। 72 देशों के 14 करोड़ लोग आर्सेनी युक्त जल पीने को विवश हैं। आगे जो हम जानते हैं, मानव मल निपटान की जो वैकल्पिक व्यवस्था है, इसके जो ऑप्शंस हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। आजकल सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कम लागत के मानव मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, मोबाइल शौचालय जो कि गाड़ी में चलंत शौचालय होते हैं, आपके एरियाज़ में जाते हैं और टाइम टू टाइम फिर वहाँ पे रहते हैं और फिर ये गाड़ी आगे चली जाती है दूसरे एरिया में। कंपोस्टिंग पिट आदि बनाए जा रहे हैं। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन तथा 4 से 5 घरों के समूह। इन सब जगहों में ये बनाया जाता है। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छता पूर्वक निपटान की सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं। ये जो संस्थान है वो क्या करते हैं, इन शौचालयों से मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में ये लेकर चले जाते हैं। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत में किया जाता है। ये ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कस्बों में अक्सर सेप्टिक शौचालय टंकी बनाई जाती है, जिसके अंतिम खाने के ऊपरी भाग से पाइप द्वारा जल सॉकपिट में लिया जाता है। इस प्रकार की टंकी बड़ी गहरी और पक्की बनाई जाती है और इसे अच्छी तरह से मजबूत ढक्कन से ढक दिया जाता है। बहुत लंबे समय में इस टंकी में मल भर जाने पर इसे खाली करवाना होता है। इसको दोबारा आप साफ करवा सकते हैं। इन दोनों प्रकार की शौचालयों की टंकियों से पेयजल का स्रोत जो होता है, अगर कहीं पे
कोई सेप्टिक टैंक बना हुआ है, शौचालय बना हुआ है, तो वहाँ से चापाकल या कुआं जिससे हम पीने का पानी निकालते हैं वो कम से कम 20 से 30 फीट की दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि इन टंकियों के अंदर रिसकर हमारे जल स्रोतों को ये संदूषित कर सकता है और ऐसा दूषित जल पीने से है विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो बड़े शहर होते हैं या कस्बे होते हैं, बसने योग्य जो भूमि होती है वहाँ पे उसकी कमी होती है। वहाँ इस प्रकार की एवं अधिक संख्या में शौचालयों की टंकियों एवं शॉकपिट बनाना संभव नहीं होता है। तो इन बड़े बड़े शहरों में जो मानव मल है या फिर जो गंदा जल है बड़ी बड़ी भूगर्भ नालियों द्वारा, मतलब कि ज़मीन के अंदर से होते हुए घरों से एकत्रित कर ये जो है संप हाउसों तक ले जाया जाता है, जिसको हम पंप हाउस भी कह सकते हैं। और फिर यहाँ जो है इनका उपचार संयंत्रों में ले जाकर उसे उपचारित किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट होती है और फिर उपचारित जल का उपयोग फसलों की सिंचाई एवं उद्योगों में किया जाता है। शेष जल को नदियों में गिरा दिया जाता है। ठीक है, आगे हम जानते हैं कि अपने प्रदेश में गंदे जल के निपटान की स्थिति क्या है। अपने प्रदेश, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिहार की, और बिहार के राजधानी पटना से रिलेटेड यहाँ पे कुछ जो डेटा हैं वो दिए गए हैं इस बुक में, उसको हम समझते हैं। पटना में राजेंद्र नगर एवं कंकड़ बाग के कुछ भागों में शौचालय से निकलने वाले वाहित मल के लिए निकास प्रणाली है। शेष अन्य जगहों में वाहित मल एवं गंदे जल के निपटाने के लिए एक ही जल निकास प्रणाली है। पटना में गंदे जल के निकास के लिए 3 प्रकार का नाला होता है। पक्का नाला, दूसरा जो है वो कच्चा नाला और तीसरा जो है भूगर्भ नाला होता है। इसके जो कुछ डेटा दिए गए हैं इस प्रकार से हैं। बड़े नालों से जो है गंदे पानी का एकत्रीकरण जगह जगह पर अवस्थित जो संप हाउस या पंप हाउस होता है वहाँ पे किया जाता है। संप हाउस के द्वारा इन गंदे जल को वितरण मोटर पंप द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में नालों के माध्यम से किया जाता है। पटना में बड़े नालों की संख्या वर्तमान में 9 है तथा भूगर्भ नालों का विस्तार पक्का नाला तथा कच्चा नाला से काफ़ी अधिक है। बहुत वर्ष पहले गंदे जल की निकासी पक्का नाला एवं कच्चा नाला के द्वारा किया जाता था, जो खुला होता था, जिससे गंदगियां एवं दुर्गंध फैलता था तथा जो रोग के मुख्य कारक होते थे। भूगर्भ नालों की व्यवस्था से अब यह स्थिति नहीं है। भूगर्भ नाला क्या होता है, ये अंदर अंदर निकल जाता है, इससे जो है लोगों पर ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वर्तमान में पटना में 32 संप हाउस हैं तथा 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो वाहित मल उपचार के संयंत्र जहाँ पे लगे हुए हैं। इसमें जो है जो 4 प्लांट लगे हैं सीवर ट्रीटमेंट के, उसमें है सैदपुर, बेऊर, पहाड़ी और करमाली चौक, ये पटना में स्थित है। आगे है कि अपशिष्ट जल उपचार जो संयंत्र होते हैं वो कैसे काम करते हैं अपशिष्ट जल के निपटारण के लिए। तो यहाँ पे है कि दूषित जल को अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है, जो निम्न है। सबसे पहले जो है दूषित जल को लंबवत लगी छड़ों से बने छन्ने यानी कि बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। इससे दूषित जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज़ के जो संदूषक अलग हो जाते हैं। यहाँ पे पहले तो ये बड़े बड़े चीज़ों को छान के अलग कर लिया। अगला जो है, अब वाहित अपशिष्ट जल को कंकड़ और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। ठीक है, इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह में छोड़ा जाता है, जिससे उनमें उपस्थित बालू, गिट्टी, कंकड़, पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए छड़ों से जो बने छन्ने होते हैं, ये छड़ों के द्वारा इस तरह से चीज़ों को छांटने का काम होता है। तीसरा में क्या होता है कि अब जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा बीच के भाग की ओर ढलान वाला होता है। ठीक है,
जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह अपंक या स्लज होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथित्र या स्कीमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जो जल है वो निर्मलीकृत जल कहलाता है। अब अपांक या स्लज को एक अलग टंकी में ले जाया जाता है, जहां वह आवातीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। चौथा, निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे के जो कुछ तथ्य हैं यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। कई घंटों के बाद जल में निलंबित जो सूक्ष्मजीव टंकी की पेंदी में सक्रियित अपांक के रूप में जो है वो, आगे के जो कुछ पॉइंट हैं वो इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। कई घंटों के बाद जल में निलंबित सूक्ष्मजीव टंकी की पेंदी में सक्रियित अपंक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। सक्रियित अपंक लगभग 97% वो जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों तथा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क अपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मिट्टी में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रिया इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। अब जल को वितरण करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लिया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और तथ्य है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है कि क्या आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से, सिविलाइजेशंस में से एक है। संभवतः विश्व का पहला शहरी स्वच्छता संयंत्र यहीं विकसित हुआ था, क्योंकि यहाँ जो नालियों और जो जल का निपटान से रिलेटेड जो यहाँ पे स्टडी मिलती है, उससे समझ में आता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा विकसित थे, है ना। शहर में स्थित प्रत्येक घर कुओं से जल प्राप्त करते थे। स्नान के लिए अलग कक्ष होता था यहाँ पे, और व्यर्थ जल बंद नालियों से बाहर निकालने का प्रबंध था, जो प्रमुख सड़कों और गलियों में बनी होती थी। ईंटों का सबसे पुराना जो शौचालय लगभग 4500 वर्ष पुराना है। बिहार की वर्तमान राजधानी पटना मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। मौर्य एवं गुप्त काल में यह शहर काफ़ी विकसित थी। उस समय जल निकासी की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। अब अंत में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि हम एक जागरूक नागरिक बने, हम एक कॉन्शियस सिटीजन बने। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे हम कैसे जो दूषित जल का जो प्रदूषित जल का जो निपटारण है उसको करने में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं। अंततः हम में से प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभानी होगी। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल, जो दूषित जल है, पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो, तो हमें उनसे अन्य नागरिकों के प्रति संवेदनशील होने की निवेदन करना चाहिए। साथ ही हमें सार्वजनिक जगहों पर साफ सफाई रखने में योगदान देना चाहिए। हमें कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। इस प्रकार यदि सभी लोग मिलकर एक साथ काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारा घर, विद्यालय, सड़क एवं सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और सुंदर बन सकते हैं। तो स्टूडेंट, संक्षेप में हमने इस अध्याय के सभी तथ्यों को जान लिया है, और अब हम जानते हैं इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर, जो कि इस प्रकार है। सबसे जो पहला प्रश्न है यहाँ पे आप देखें, वो कहता है
के सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पे आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं, ये चॉइस दिए गए हैं आपको, उसमें से एक जो है सही उत्तर होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे अपशिष्ट जल क्या है, तो अपशिष्ट जल हम सभी जानते हैं कि जो वेस्ट वाटर होता है वही होता है, दूषित जल होता है, गंदा पानी होता है, तो पीने योग्य तो नहीं होगा, स्नान योग्य भी नहीं होगा, भोजन बनाने योग्य भी नहीं होगा, तो ये क्या है, दूषित जल है। अपशिष्ट जल क्या है, दूषित जल है, इसका उत्तर होगा। दूसरा है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 22 मार्च को। तीसरा जो प्रश्न है यहाँ पे वो कहता है कि दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है। पेचिश तो दूषित जल से ही होता है, पीलिया भी होता है, खुजली भी होता है, कैंसर नहीं होगा यहाँ पे, तो इसका उत्तर होगा कैंसर। दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है, इसका उत्तर होगा कैंसर। उसके बाद है पीलिया रोग का कारण है, पीलिया यानी कि जॉन्डिस का जो कारण है वो क्या हो सकता है, इसमें से आप देखिए, दूषित जल का व्यवहार, गंदे कपड़े पहनना, गरिष्ठ भोजन करना, इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा दूषित जल का व्यवहार करने से पीलिया रोग होता है। उसके बाद एक अगला प्रश्न है, चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल होता है, तो पेयजल क्या हो जाएगा, वहां पे अगर जल जमा होगा तो ऑब्वियसली वहां पे जल जो है वो दूषित हो जाएगा, क्या होगा, दूषित होगा। उसके बाद बी में कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, हैजा एक जनित रोग है, तो हैजा चूंकि दूषित जल से होता है तो इसको हम जल जनित रोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जल जनित रोग है, तो यहाँ पे हमको जल लिखना है, जल जनित रोग है, ठीक है। उसके बाद है बायोगैस का उपयोग डैश 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 के स्रोत के रूप में किया जाता है, तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है, यहाँ पे आप ऊर्जा भर दीजिए। चलिए अब जो तीसरा प्रश्न है वो है वाहित मल घर, स्कूल, होटल, अस्पताल आदि से उपयोग के बाद बहने वाला डैश 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 जल होता है, तो अपशिष्ट जल होता है, ये गंदा जल होता है, तो इसको हम अपशिष्ट लिखेंगे यहाँ पे, अपशिष्ट। अच्छी तरह आप देख लें, अपशिष्ट है। और उसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो देखिए इस प्रकार है, चौथा प्रश्न क्या है, वाहित मल एक जटिल मिश्रण है जिसमें निलंबित ठोस, मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पे आप अकार्बनिक लिख सकते हैं, अकार्बनिक। चलिए अगला जो प्रश्न है इसमें खाली स्थान की पूर्ति में वो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण जो है वो है जल जनित बीमारियां, जल जनित यहाँ पे आप भर दीजिए, जल जनित मतलब गंदे जल से होने वाली बीमारियां, गंदे जल के उपयोग से होने वाली बीमारियां, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जल जनित, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या कह रहा है, सही उत्तर के सामने आप ये वाला टिक करना है सही का, एवं गलत के सामने आपको क्रॉस करना है, का चिन्ह लगावें। सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है, तो ये सही था, किया था, सही है। हैजा और टाइफाइड वायरस के कारण होने वाला रोग है, नहीं, ये दूषित जल से होता है, तो ये गलत हो जाएगा। जनित रोगों का प्रमुख कारण दूषित जल है, जनित रोगों नहीं, ये जल जनित एक्चुअली होना चाहिए था, जल जनित रोगों का प्रमुख कारण दूषित जल है, तो बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है बायोगैस मानव मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए कचरा प्रबंधन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है। और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर डी में, जो कि कहता है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें, तो इसका उत्तर हमें लिखना होगा। पहला प्रश्न है अपशिष्ट जल से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जिसे हमने ऑलरेडी
नोट कर लिया है, जो कि आप आसानी से इसको देखकर लिख लें। तो हम लिख सकते हैं, संक्षेप में लिखने के लिए कह रहा है, ज़्यादा लंबा उत्तर नहीं होना चाहिए। झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो कई स्थानों से नालियों में जाता है वह अपशिष्ट जल कहलाता है। संक्षेप में हम इतना लिख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है इसी का दूसरा प्रश्न, वाहित मल क्या है, उनमें कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं। तो इसका जवाब आप इस प्रकार लिख लें। देखिए, वाहित मल घरों, स्कूलों, होटलों, अस्पतालों, उद्योगों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद बहने वाला वाहित यानी कि अपशिष्ट जल होता है। ये वाहित मल लिखा है यहाँ पे, एक्चुअली ये देखिए वाहित मल है, लिखने में गलती हो गया था शायद। तो वाहित मल में निलंबित ठोस, कार्बनिक, अकार्बनिक, वाहित मल में निलंबित ठोस, कार्बनिक, अकार्बनिक अशुद्धियां, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। तो शॉर्ट में हम इसका संक्षेप में उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है स्टूडेंट्स इस तरह से है। तीसरा प्रश्न आप बुक में भी देखिए, क्या कहता है, जल जनित बीमारी क्या है। जल जनित बीमारी क्या है, इनसे होने वाले किन्हीं 3 बीमारियों के नाम एवं उनके लक्षण भी लिखिए। चलिए, जो साइन है, सिम्टम्स है, उसको लक्षण कहते हैं। तो दूषित जल के सेवन से होने वाली बीमारी को जल जनित बीमारी कहते हैं। जो बीमारी दूषित जल के उपयोग से होता है उसको हम जल जनित बीमारी कहते हैं। दूषित जल से होने वाली बीमारियों के नाम एवं लक्षण इस प्रकार हैं। बुक में आपने देखा था कि एक पूरा लिस्ट दिया गया है बीमारियों का, जो जल जनित बीमारी है उसमें से किसी 3 को आप लिख सकते हैं। तो इसमें से हमने ये इन तीन बीमारियों को चुना है जिसको आप लिख सकते हैं। पहला है पीलिया, जिसको हम जॉन्डिस भी कहते हैं। इसके लक्षण जो हैं, आँख, नाखून एवं पेशाब का पीला होना। दूसरा मलेरिया हमने लिखा है, जाड़ा देकर बुखार आना, इसके लक्षण हैं। और तीसरा हमने लिखा है खुजली, जिसको हम स्कैबीज भी कहते हैं। इससे जो है बदन खुजलाता है। आप इसमें हैजा, पेचिश, ये सारे बीमारियों को भी लिख सकते हैं। तो किन्हीं 3 का ही लिखना था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 4 है वो इस प्रकार है, देखिए कि बायोगैस क्या है, इसके क्या लाभ हैं। बायोगैस के बारे में आपको बताना है कि बायोगैस क्या है और इसके क्या लाभ हैं। यह चौथा प्रश्न है। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं आसानी से। कैसे लिखेंगे, देखिए, मानव अपशिष्ट पदार्थ, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के अपशिष्ट पदार्थों को एक संयंत्र में जमा करके जिस गैस का निर्माण होता है उसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस से हमें ईंधन एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। बायोगैस का उपयोग करने के बाद जब गैस खत्म हो जाता है संयंत्र में से, तो अपशिष्ट जो पदार्थ बच जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो गैस का गैस भी हो जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है, जिससे जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है काफ़ी बढ़ जाती है। तो संक्षेप में उत्तर लिखने के लिए कहा गया है, तो ज़्यादा इसको लंबा नहीं करें। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि एक जागरूक नागरिक के रूप में हम कचरा एवं गंदे जल के प्रबंधन में क्या योगदान दे सकते हैं, हम अपने तरफ से क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसका जवाब हम इस प्रकार लिख लें संक्षेप में कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें सार्वजनिक जगहों पर सफाई रखने में योगदान देना चाहिए। सार्वजनिक जगहों को, जैसे कि जो ऐसे एरियाज़ होते हैं जो पब्लिक प्लेस हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है या फिर बस स्टैंड है या हॉस्पिटल्स है, ये सब सार्वजनिक स्थान के उदाहरण हैं। तो एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें सार्वजनिक जगहों पर सफाई रखने में योगदान देना चाहिए। हमें अपना कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, जो डस्टबिन लगे होते हैं जगह जगह पे, वहीं पे हम अपना कचरा डालें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो तो हमें उनसे अन्य नागरिकों के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करना चाहिए। संवेदनशील होने का निवेदन करना चाहिए। और भी बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे संक्षेप में हम इतना ही लिखते हैं
तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट चैप्टर लेकर हम बहुत जल्द आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।